जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर विराम चिन्ह को पढ़ने वाले हैं। और विराम चिन्ह को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि जैसे हम ऊपर ऊपर से मोटा मोटी पढ़कर निकल लिए। विराम चिन्हों को यहाँ पर बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। उनके नियम क्या होते हैं, कहाँ पर विराम चिन्ह लगते हैं, वे सभी नियमों के बारे में बात करेंगे। अगर आप विराम चिन्हों की इन क्लास को देख लोगे तो आपके जो वाक्य शुद्धि के प्रश्न होते हैं ना हिंदी में, वे आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे इस विराम चैप्टर से ही। ठीक है, तो विराम चिन्हों को आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, सभी नियमों को बहुत अच्छे से जानना और समझना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर विराम चिन्हों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, विराम चिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ठहराव या रुकना होता है। यानी जब हम वाक्यों को उच्चारित करते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें हमको कहीं पर सांस लेना पड़ता है, तो उस सांस लेने को ही यहाँ पर रुकाव या ठहराव कहा जाता है। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब देखिए, इसकी परिभाषा भी यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। पढ़ने या लिखने के दौरान वाक्यों में ठहराव के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको यहाँ पर विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, जब हम वाक्य को लिखते या पढ़ते हैं ना, तो वहां पर बहुत सारी कंडीशन ऐसी बनती है जहां पर हमको रुकना होता है, यानी कि हमको सांस भी लेना होता है, या फिर वाक्य समाप्त हो जाता है तब हमको चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है, या फिर ऐसी सिचुएशन आती है हमको अपने चेहरे के एक्सप्रेशन या मन के भाव को दर्शाना होता है, तो वहां पर विराम चिन्हों के द्वारा ही उनको दर्शाया जाता है। इसलिए यहाँ पर विराम चिन्हों को पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जिससे कि हम अपनी हिंदी भाषा को बहुत अच्छे से शुद्ध रूप में सीख सके और लिखना उसको जान सके। तो देखिए, यहाँ पर विराम चिन्ह की यहाँ पर आपको परिभाषा मालूम चल गई। उसके बाद देखिए, कामता प्रसाद गुरु थे हमारे हिंदी के विद्वान। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने विराम चिन्हों की जो संख्या मानी है वो टोटल 20 मानी है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु है, ये हिंदी के एक विद्वान है। इन्होंने विराम चिन्हों की जो संख्या मानी है वो टोटल 20 मानी है हिंदी में विराम चिन्हों की। ठीक, और जो ये हिंदी में विराम चिन्ह है ना, इन्होंने क्या कहा है कि इसमें से सिर्फ एक विराम चिन्ह को छोड़कर, कौन से विराम चिन्ह को छोड़कर, पूर्ण विराम चिन्ह होता है। देखिए, पूर्ण विराम चिन्ह ये ऐसा होता है किसी भी वाक्य के जो अंत में लगता है, इसको छोड़कर बाकी अन्य जितने भी विराम चिन्ह है ना, वे यहाँ पर इंग्लिश से आए हुए माने हैं कामता प्रसाद गुरु ने। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, कामता प्रसाद गुरु ने पूर्ण विराम को छोड़कर। ये देखिए, पूर्ण विराम ये होता है जो कि वाक्य के अंत में भी लगता है, ये ऐसे। तो कामता प्रसाद गुरु ने पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर अन्य सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी से लिए हुए माने हैं, यानी अंग्रेजी भाषा से सभी आए हुए हैं। केवल ये पूर्ण विराम है, ये आपका हिंदी भाषा का ही है। तो इन्होंने यहाँ पर ये बात कही है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखें, यदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है। अगर विराम चिन्हों का प्रयोग सही से न किया जाए तो अर्थ का यहाँ पर अनर्थ हो जाता है। कैसे हो जाता है, मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने एक वाक्य लिखा हुआ है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों एक ही वाक्य है। अब देखें यहाँ पर विराम चिन्ह कैसे खेला पलट देते हैं। देखिए, रोको मत, यहाँ पर हमने अल्प विराम लगाया है, रोको मत जाने दो। इसका अर्थ क्या निकल कर आया है कि उसको रोको मत, उसे जाने दो। ऐसे ही तो आया है इसका अर्थ निकल कर। भाई, यहाँ पर हमने इसका अल्प विराम लगाया तो यहाँ से इसका अर्थ निकल कर क्या आएगा कि उसको रोको मत जाने दो। इसका मतलब ये आया निकल कर। ठीक ऐसे ही अगर हम इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर हमने रोको के बाद में अल्प विराम लगाया है। अब यहाँ पर देखिए, रोको मत जाने दो, यानी अब कह रहा है कि इसको रोक लो, मत जाने दो। तो यहाँ पर देखिए, विराम चिन्हों की वजह से यहाँ पर अर्थ का अनर्थ इसीलिए हो जाता है। वाक्य दोनों एक ही है और यहाँ पर जो अल्प विराम है इसकी बस हमने जगह बदली है। यहाँ पर रोको मत जाने दो, इसका मतलब ये हो गया कि इसको रोको मत जाने दो, इसको तो जब इसको जाना ही है। और यहाँ पर हमने अल्प विराम लगा दिया, इसका मतलब होगा रोको मत जाने दो, यानी इसको रोक लो, इसको जाने मत दो। तो इस तरीके से यहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है विराम चिन्हों की वजह से। तो चलिए देखें, जो हिंदी के 20 विराम चिन्ह है, इनको यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में सभी नियम जानेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आप देख लीजिए कि ये 20 विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं और इनके चिन्ह भी आप एक बार देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर देखिए, अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह आपको ऐसा मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह आपका ये देखिए, ये ऐसा मिल जाएगा, इसके ऊपर ये एक बिंदी होती है, ये अल्प विराम की तरह ही होता है, बस इसके ऊपर एक बिंदी और आ जाती है, ये आपका अर्धविराम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम है आपका ऐसे, ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है ना, उनके अंत में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा जाता है, क्वेश्चन मार्क इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर विषम्यादि बोधक, ये होगा आपका विषम्यादि बोधक चिन्ह, यानी कोई विषम्य बात, कोई आश्चर्यचकित बात अगर वाक्य में कही जाती है ना, तो यहाँ पर ये विषम्यादि बोधक चिन्ह
लगाया जाता है। यहाँ पर ये हो गया निर्देशक चिन्ह, यानी अगर किसी को कोई निर्देश दे रहे हैं वाक्य के थ्रू तो वहां पर ये आपका निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है, इसको लगाकर आगे निर्देश लिखा जाता है। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। ये उद्धरण चिन्ह आपका दो तरीके का होता है, डबल इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं इसको और सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी बोलते हैं। यानी कोई वाक्य को अगर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की कोई वाक्य है उसको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है, और कोई वाक्य या शब्द अगर इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। ये मैं आपको डिटेल में अभी बारी बारी से सबका नंबर आएगा अच्छे से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये देखिए योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। देखिए निर्देशक और योजक दोनों एक ही जैसे ही होते हैं। निर्देशक का जो चिन्ह है वो थोड़ा लंबा होता है और ये योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है इससे। उसके बाद है यहाँ पर ये विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह यहाँ पर देख लीजिए, किसी बात का हमको विवरण देना होता है ना, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं, उसके बाद उस बात का विवरण करते हैं। यह है आपके कोष्टक। कोष्टक चिन्ह आपके देखिए तीन तरीके के होते हैं, ये छोटा कोष्टक, ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये तीन कोष्टक होते हैं। और ये आपका लाघव चिन्ह है। ये देखिए लाघव चिन्ह आपका बेसिकली शून्य की तरह होता है, जीरो की तरह। डिटेल में हम इन पर बात जरूर करेंगे। उसके बाद है हंसपद। हंसपद का चिन्ह जो होता है वो ऐसा होता है, यानी अगर वाक्य लिखते समय हमसे कोई शब्द छूट जाता है तो इसको लगाकर वहां पर उस शब्द को दोबारा से लिख दिया जाता है। यहाँ पर ये आपका हंसपद या फिर त्रुटि बोधक पद भी इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उपविराम। उपविराम का चिन्ह ये होता है जिसको विसर्ग भी आप बोलते होंगे, ये उपविराम का चिन्ह होता है। पुनरुक्ति का मतलब यहाँ पर देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा होता है डबल वाला, ये दोनों साइड नहीं जाएगा, बस ये एक नीचे लगता है। ये कहाँ पर लगता है, मान लीजिए कोई बात हमने ऊपर लिख दी गई ऊपरली लाइन में और वही बात हमको सेम टू सेम नीचे की लाइन में भी लिखनी है, अगर उसको लिखने से बचना है ना तो हम यहाँ पर इस पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। लोभ चिन्ह आपका ये होता है, देख लिए ऐसे होती है डॉट डॉट, और यहाँ पर आपका हो जाता है दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण ये होता है आपका, ये एस की तरह होता है, बेसिकली इसको गुरु बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, जब छंदों में मात्राओं की गिनती करनी होती है ना तब इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी को लंबी आवाज लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दीर्घ उच्चारण का। यहाँ पर ये आपका समाप्ति सूचक, जब कोई भी लेख हमारा समाप्त हो जाता है तब हम इस समाप्ति सूचक का प्रयोग करते हैं। और ये होगा आपका टीका चिन्ह। टीका चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, आपको समझाएंगे। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये हम प्रॉपर जब इस पर आएंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से इसका क्लियर करेंगे। इसका चिन्ह यहाँ पर ये स्टार सा होता है, और ये आपका पाद बिंदु, ये होता है आपका पाद बिंदु। ये अरबी फारसी से जो शब्द आए होते हैं ना उनके नीचे लगाया जाता है, बेसिकली इसको नुक्ता भी कहा जाता है। और ये आपका अंतिम तुल्यता सूचक यानी बराबर का चिन्ह, ठीक है, इसको समता सूचक चिन्ह भी बोला जाता है। तो ये हमारे टोटल 20 विराम चिन्ह हो गए। अब हम इनके बारे में एक एक करके बहुत डिटेल से जानेंगे, इनके नियमों को भी। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अल्प विराम की बात करेंगे। और इसको देखें, अल्प विराम जो है काफी महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों में। इसका प्रयोग जो है, इसको प्रयोग करने के 8 नियम है। मैं आपको इसको प्रयोग करने के पूरे 8 नियम बताऊंगा। हो सकता है आपने अभी तक कहीं पर पढ़े भी ना हो, तो इसके पूरे 8 नियम आप अगर पढ़ लेंगे तो आप वाक्य शुद्धि के जो प्रश्न होते हैं ना आपके, वो आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर अल्पविराम। अल्पविराम क्या होता है और इसका यूज जो होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है। बेसिकली इसके प्रयोग के लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए अल्पविराम। अल्पविराम का चिन्ह जो होता है वो आप देख लीजिए कैसा होता है। सबसे पहले तो ये कोमा होता है, बेसिकली जिसे आप कोमा कहते हैं ना वही अल्पविराम होता है। इसका अर्थ जो होता है अल्पविराम का, थोड़ी देर रुकना या ठहरना। यानी वाक्य के बोलते समय जब कहीं पर रुकना होता है ना तो बहुत ही अल्प मात्रा में रुकना या बहुत ही थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना जो होता है वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में एक ही प्रकार की 2 या 2 से अधिक संज्ञाएं आई हो और उनके बीच में और लगने की संभावना हो तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। यानी यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह को लगाने की कंडीशन आपको बताई गई है कि किसी वाक्य में जब एक ही प्रकार की 2 या 2 से अधिक संज्ञाएं, मतलब 2 या 2 से अधिक संज्ञाएं आएगी और उन संज्ञाओं का जो होगा एक ही स्वरूप होगा। यानी अगर संज्ञा व्यक्तिवाचक है तो व्यक्तिवाचक की संज्ञा होगी, संज्ञा जातिवाचक है तो जातिवाचक की संज्ञा होगी। कैसे होगी मैं उदाहरण में बताऊंगा। 2 या 2 से अधिक संज्ञाएं हो और उनके बीच में, उन 2 संज्ञाओं के बीच में, जैसे कि मान लीजिए राम और मोहन है, ठीक है, राम और मोहन 2 एक जैसी संज्ञाएं होगी और उनके बीच में या तो ये और लगा हो या और लगने की संभावना हो या जरूरत हो तो वहाँ पर आप अल्प विराम चिन्ह लगा सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए, आपके बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 1, रामू श्यामू और धनराज खेल रहे थे। अब यहाँ पर देखिए रामू और श्यामू दोनों एक ही जैसी संज्ञा है, भाई ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
इसकी परिभाषा की एक कंडीशन फुलफिल हो गई कि दो या दो से अधिक एक ही संज्ञाएं हो, एक ही जैसी। तो रामू और श्यामू दोनों एक ही जैसी संज्ञाएं हैं। अब देखिए रामू और श्यामू को बोलकर देखिए, अगर आप रामू श्यामू बोलेंगे तो कुछ अजीब सा लगेगा। आप ध्यान दोगे रामू और श्यामू, आपके मन से ऐसा निकल कर आएगा कि इनके बीच में हम और लगा लें, रामू और श्यामू। आप जब भी इसको बोलोगे ना रामू श्यामू, तो आपका अंदर से ही आवाज़ आएगी कि इनके बीच में और लगाने की कमी सी आपको महसूस होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया कि उनके बीच में और लगने की संभावना। अब देखिए यहाँ पर संभावना बन रही है कि नहीं बन रही है भाई, यहाँ पर और लगाने की संभावना बन रही है। और जब और लगाने की संभावना बन रही है तो वहाँ पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर अल्प विराम लगा सकते हैं। ये हमने यहाँ पर अल्प विराम लगा दिया, ठीक है, ये हो गया आपका अल्प विराम। तो रामू श्यामू और धनराज खेल रहे हैं। एक और उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए, उदाहरण नंबर 2, आलिया आयशा स्कूल जा रही है। अब देखिए आलिया आयशा, इनको बोलेंगे तो आपको एक कमी सी महसूस होगी कि आलिया और आयशा, आलिया आयशा के बीच में हम और लगा लेंगे। देखिए मैं बार बार जब बोलता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली और यहाँ पर बोला जाता है। तो आलिया आयशा, इनके बीच में कुछ महसूस होगा आपको और लगाने की। तो आलिया और आयशा स्कूल जा रही है। जब यहाँ पर और लगाने की कमी महसूस हो रही है ना, तो आप उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर अल्प विराम लगा दीजिए। यहाँ पर लगा दिया हमने अल्प विराम। तो आलिया आयशा स्कूल जा रही है, ठीक है, ये आपका अल्प विराम लगाने की कंडीशन हो गई, ठीक है। अब देखिए अल्प विराम कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है, इसके 8 नियम यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो उन नियमों को भी यहाँ पर देख लीजिए, आपके बहुत अच्छे से फ़ायदा बहुत होगा, आप हिंदी सीख जाएंगे। तो देखिए अल्प विराम के प्रयोग के कुछ नियम। सबसे पहला नियम है यहाँ पर नियम नंबर 1, 2 से अधिक वाक्यों में यदि और लगा हो या लगने की संभावना हो तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह लगता है। यहाँ पर जैसे ऊपर था ना, ऐसा ही यहाँ पर ये पहला नियम है आपका, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए 2 से अधिक वाक्यों में यदि और लगा हो या लगने की संभावना हो, ये और जो होता है ये अव्यय, मान लीजिए अव्यय होता है। तो देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए आप, सोहन जो रोज़ आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो देखिए सोहन जो रोज़ आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और इसमें आ गया है ना और, तो इस और को देखकर आप यहाँ पर इसमें सोहन रोज आते हैं और पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम और का प्रयोग की कमी आपको महसूस होगी यहाँ पर। तो जहाँ पर आपको महसूस हो रही है ना कमी और की, वहाँ पर आप अल्प विराम चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना है, अगर आपको वाक्य पढ़ते समय वहाँ पर और बोलने की कमी महसूस हो रही है तो वहाँ पर आप अल्प विराम लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नियम नंबर 2, अल्प विराम का प्रयोग करने का नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द, वाक्यों के बीच में अव्यय शब्द होते हैं। कौन कौन से अव्यय शब्द, किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, ये इत्यादि जितने भी शब्द होते हैं अव्यय शब्द, ये शब्द आए तो इनसे पहले आप अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर कोई वाक्य है और उसमें ये अव्यय चिन्ह इनमें से कोई सभी आ जाए, ये जितने भी अव्यय शब्द है, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, लेकिन, वाक्य में ये कोई सभी शब्द आ जाए तो इन शब्द से पहले आप अल्प विराम चिन्ह लगा सकते हैं। तो इसका उदाहरण देख लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 1, मैं राशिद के घर पहुँचा परंतु वह घर नहीं था। अब देखिए ये अव्यय शब्द यहाँ पर आ गया ना, परंतु, ये देखिए ये वाला परंतु है ना यहाँ पर आ गया। अब इस अव्यय शब्द से पहले हम अल्प विराम चिन्ह लगा सकते हैं, तो इससे पहले हम यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगा देंगे। ये देखिए हो गया। अब देखिए मैं राशिद के घर पहुँचा परंतु वह घर पर नहीं था, हो गया आपका वाक्य शुद्ध। एक और यहाँ पर उदाहरण देखिए, आज मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा है। अब देखिए यहाँ पर अव्यय शब्द देखिए कहाँ पर आया है वाक्य में, ये अव्यय शब्द आया है यहाँ पर क्योंकि। अब इस क्योंकि से पहले आप अल्प विराम चिन्ह लगा दीजिए, ये लग गया आपका अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। अब देखिए इसको आप पढ़िए दोबारा से, आज मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा है। तो इस तरीके से आपका नियम नंबर 2 हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग करने का नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 पर क्या कहा गया है, देखिए जब हम किसी व्यक्ति की प्रसिद्ध उक्ति या संवाद को लिख रहे होते हैं तो उस उक्ति या संवाद के पहले अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। यानी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने कोई वाक्य बोल दिया है, जैसे कि करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है, ऐसा कोई नारा है, ऐसी कोई प्रसिद्ध उक्ति या पंक्ति कुछ भी है, उसको लिखने से पहले यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पर ये पहला उदाहरण है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
तो ये देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक सुप्रसिद्ध उक्ति है, सुप्रसिद्ध उनकी एक पंक्ति है। ठीक है, अब इसको लिखने से पहले यहाँ पर हमको क्या करना होगा, अल्प विराम चिन्ह लगा देना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी लगा दिया। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये यहाँ पर ये इन्वर्टेड कोमा है, तो देखिए इन्वर्टेड कोमे के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, वो भी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप यही देख लीजिए कि नियम नंबर 3 में क्या कहा गया है, किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति का संवाद अगर हमको लिखना है तो उससे पहले हमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी किया है। एक और उदाहरण देखें यहाँ पर, उदाहरण नंबर 2, तिलक जी ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, उन्होंने यहाँ पर ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। अब देखिए, ये प्रसिद्ध एक संवाद हो गया, उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति हो गई। इस उक्ति को लिखने से पहले हमें यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, तिलक जी ने कहा, लगा दिया अल्प विराम। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये नियम नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नियम नंबर 4 देख लीजिए। नियम नंबर 4 में क्या है, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो वहां भावों पर बल देने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाना चाहिए। यानी किसी वाक्य में कोई शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो वहां पर जो उस वाक्य के द्वारा जो हमको बताना चाह रहा है, क्या भाव प्रकट करना चाह रहा है, उस पर बल देने के लिए जब यहाँ पर शब्दों का रिपीटेशन होता है ना, तो वहां पर भी हमको अल्प विराम चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एक उदाहरण है, सुनो सुनो वह गा रहा है। अब देखें यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है नहीं, सुनो सुनो 2 बार आया है, यानी सुनो सुनो की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो गई। अब इनके इनके बाद में हमको यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर सुनो सुनो, यहाँ पर लगा दिया हमने अल्प विराम। ठीक है, अब देखिए, अब पढ़िए इसको, सुनो सुनो वह गा रहा है। जैसे हम इसको बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए आप अल्प मात्रा में विराम भी लेते हैं। सुनो सुनो, सुनो सुनो वह गा रहा है, आप देखेंगे बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर नियम नंबर 4 आपका यही कहता है कि जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो और वहां पर भाव पर बल देने के लिए आपको अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि एक और उदाहरण देखें यहाँ पर, उदाहरण नंबर 2, देखो देखो शेर आ रहा है। अब देखें यहाँ पर देखो देखो जो उनसे पुनरावृत्ति हुई है उनके बाद यहाँ पर हमको अल्प विराम लगा देना है। ठीक है, ये हमारा अल्प विराम हो गया। तो देखो देखो शेर आ रहा है, ऐसे इसका यहाँ पर उच्चारण किया जाएगा। तो उम्मीद है नियम नंबर 4 भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर नियम नंबर 5, अल्प विराम को प्रयोग करने के नियम आपको बता रहा हूँ। अल्प विराम कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है उसके नियम चल रहे हैं यहाँ पर। अब ये 5वां नियम है, इसके आगे 3 नियम और हैं, यहाँ पर टोटल 8 नियम मैं इसके आपको बता रहा हूँ। तो देखिए नियम नंबर 5 देखिए, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है तो संबोधन वाक्य के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को हम कोई भाषण दे रहे हैं या कोई बात कह रहे हैं, उसको संबोधन कर रहे हैं, किसी को संबोधित करते हैं ना भाई, कोई मंच पर चढ़ जाता है, कोई भाषण देता है, तो जब दूसरों को कुछ बात बताते हैं वो संबोधन ही तो होता है। जब हम दूसरों को संबोधित करते हैं तो संबोधन के बाद यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण देख लीजिए, हे महाराज अब आप कथा कहिए। महाराज जी है, कथा कह रहे होंगे लेकिन कहते कहते रुक गए होंगे, कुछ और बात कह रहे होंगे, तो हम लोगों ने क्या कहा, उनसे संबोधन किया, यानी उनसे निवेदन किया, हे महाराज अब आप कथा कहिए। अब हमने संबोधन क्या होगा हमारा, ये इतना यहाँ पर हमारा संबोधन हो गया, हे महाराज, तो यहाँ हमको अल्प विराम लगाना पड़ेगा, हे महाराज अब आप कथा सुनाइए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक और उदाहरण इसका देख लीजिए, भाइयों और बहनों क्या आप तैयार हैं। आपने मोदी जी को भी सुना होगा, भाइयों और बहनों, वो भी थोड़ा सा अल्प विराम लेते हैं, भाइयों और बहनों कहते ही थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ठहराव लेते हैं। तो वही है, बस जब वो संबोधित करते हैं ना अपने मंच से, भाइयों और बहनों, तो वहां पर थोड़ा सा विराम लेते हैं, वही विराम हमको यहाँ पर लेना है अल्प विराम लगाने के लिए। तो भाइयों और बहनों यहाँ पर हमको अल्प विराम लगा देना है, क्या आप तैयार हैं। अब बोलकर देखिए इसको, भाइयों और बहनों क्या आप तैयार हैं। तो यहाँ पर देखिए बहनों के बाद में हमने जो अल्प मात्रा में विराम लिया है ना, वो अल्प विराम की वजह से ही लिया है। तो ये नियम नंबर 5 भी आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग का नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कहता है, देखिए यहाँ पर, यदि किसी वाक्य में यह वह अब तब या तो ये आदि शब्द का लोप हो तो वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कोई वाक्य आपको दिया गया होगा और वहां पर आपको ये जो शब्द आपको दी गई है, यह वह अब तब या तो, इन शब्दों को वहां पर लोप हुआ होगा, ये वहां पर आपको दिए नहीं होंगे, वहां पर इनका
आपको इनकी कमी महसूस होगी वहां पर। तो वहां पर जब इनकी आपको कमी महसूस होगी तो वहां पर आपका अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण के जरिए से इसको समझिए। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण नंबर 1, गुरुदेव जो कह रहे हैं कान लगाकर सुनो। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, गुरुदेव जो कह रहे हैं कान लगाकर सुनो। अब यहाँ पर देखिए, किसी चीज की यहाँ पर आपको कमी महसूस होगी। गुरुदेव जो कह रहे हैं वह कान लगाकर सुनो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वह की कमी महसूस हो रही होगी। देखिए, गुरुदेव जो कह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वह की कमी आपको महसूस होगी। तो वह हमने अभी क्या बताया, यदि किसी वाक्य में यह वह अब तब इन आदि शब्दों की कमी महसूस हो या इनका लोप हो, तो वहां पर आप अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर गुरुदेव जो कह रहे हैं वह कान लगाकर सुनो, या वह की कमी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पर अल्पविराम चिन्ह लगा देना है, ठीक है। एक और उदाहरण देखिए यहाँ पर, उदाहरण नंबर 2, खचेड़ू बूढ़ा हो गया है उससे चला नहीं जाता। अब देखिए, खचेड़ू बूढ़ा हो गया है यहाँ से और उससे, इन दोनों के बीच में किसी शब्द की आपको कमी महसूस होगी। सोचो आप क्या की कमी महसूस हो रही है। खचेड़ू बूढ़ा हो गया है अब उससे चला नहीं जाता। खचेड़ू बूढ़ा हो गया है अब उससे चला नहीं जाता। तो यहाँ पर अब की कमी महसूस हो रही थी, यानी अब शब्द का यहाँ पर लोप हो गया है, ये वाला देखिए अब। और जब ये शब्द यहाँ पर इसका लोप हो गया है तो यहाँ पर हम अल्प विराम चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा अल्प विराम चिन्ह हो गया। तो उम्मीद है नियम नंबर 6 आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या कहता है अल्प विराम के प्रयोग का। जो वाक्य हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, इच्छा आदि शब्दों के प्रारंभ होते हैं, यानी जो वाक्य आपके, कोई वाक्य आपको दिया होगा और उन वाक्य की शुरुआत आपकी कहाँ से होगी, इन शब्दों से होगी। ये तो शुरुआत में आपके हाँ लगा हुआ होगा, या नहीं, या फिर बस लगा होगा, या सचमुच लगा होगा, या अतः लगा होगा, या वस्तुतः लगा होगा, या इच्छा लगा होगा, ठीक है। ये ऐसे शब्द आपके वाक्य के शुरुआत में लगे हुए होंगे, तो वहां पर भी आपको इन शब्दों के तुरंत बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देना है, ठीक है। अब देखिए, उदाहरण से आप इनको समझिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 1, हाँ मैं नास्तिक हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक है एक, हाँ मैं नास्तिक हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हाँ आ गया, हाँ से वाक्य की शुरुआत हो रही है, जैसे कि यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा में भी बताया गया है। तो देखिए, हाँ से जब वाक्य की शुरुआत हो रही है तो इसके तुरंत बाद हमको अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देना है, ठीक है। ये देखिए, नियम नंबर 7 के अकॉर्डिंग जब हाँ से वाक्य की शुरुआत होगी तो हम इस हाँ के तुरंत बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। हाँ मैं नास्तिक हूँ। अब ये शब्द अब ये वाक्य आपका बिल्कुल सही हो गया। ऐसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 देखिए, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब देखिए, इसकी शुरुआत जो हुई है वो नहीं से हुई है। अब देखिए, यहाँ पर नहीं इसमें लिखा है ना नियम नंबर 7 में, तो नियम नंबर 7 के अकॉर्डिंग नहीं के तुरंत बाद हमको अल्प विराम चिन्ह लगा देना है। ये लग गया अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। ये इसको सही से लिख देता हूँ मैं, ये अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। तो नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस तरीके से आपका ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। एक और उदाहरण देखें यहाँ पर, उदाहरण नंबर 3, सचमुच तुम बहुत जालिम हो। जी हाँ, सचमुच आप लोग बहुत जालिम हो, लाइक और शेयर नहीं करते और कमेंट में करके भी नहीं बताते कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें कि वीडियो कैसी लग रही है, समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सचमुच आप बहुत जालिम हो, अपने ऊपर से जालिम वाला टैग हटा लो नीचे कमेंट करके, ठीक है। तो देखिए, सचमुच तुम बहुत जालिम हो। अब देखिए, यहाँ पर सचमुच से इसकी शुरुआत हुई है, तो देखिए सचमुच यहाँ पर दिया गया है नियम नंबर 7 में, और जब सचमुच से इसकी शुरुआत हुई है तो यहाँ पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ऐसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 4, अतः हमें वहां जाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर अतः से इसकी शुरुआत हुई है, अतः यहाँ पर भी दिया गया है नियम 7 में, तो अतः के बाद हमको यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देना है, ठीक है। देखिए, आप कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि मैं बोर्ड के सामने से नहीं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको इनके प्रॉपर नोट्स एज इट इज आपको मिलेंगे, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है वही आपको उदाहरण, वही परिभाषा आपको, बल्कि उससे भी अच्छी आपको नोट्स में लिखी हुई मिलेगी। तो आपको मैं प्रॉपर इनके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं, एग्जाम विद जीके सर्च करते आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके वहां से इनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आपको फिक्र नहीं करना है। फिर भी मैं अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहोगे तो मैं एक बार साइड में हट जाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये नियम नंबर 7 आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए अल्प विराम के प्रयोग का नियम नंबर 8, बस हम 8 नियम ही यहाँ पर पढ़ेंगे, इसके बाद हम अल्प विराम को यहाँ पर खत्म कर देंगे, उसके बाद अगले जो विराम चिन्ह है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए नियम नंबर 8 क्या कहता है। यदि किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की विशेषता का बोध संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से किया जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम के पहले अल्प विराम लगाते हैं। यानी यहाँ पर क्या कहा है, यदि कोई वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाए, और विशेषता कैसे बताई जाएगी, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं ना, जो सो आपने पढ़े तो नहीं होंगे, खैर मैं आपको पढ़ाऊंगा, या फिर आपने कहीं और पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। यदि किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की विशेषता का बोध जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम यानी जो सो इनसे इनके माध्यम से किया जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम के पहले अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। अब कैसे, देखिए इसको आप उदाहरण के जरिए समझिए। उदाहरण नंबर 1, बड़े भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वे नालंदा विहार में पढ़ाते हैं। तो देखिए बड़े भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, यानी यहाँ पर वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता, कि जो बड़ा भाई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, यानी किसी का बड़ा भाई असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर की उसकी विशेषता है। और जो ये विशेषता बताई जा रही है ये किसके माध्यम से बताई जा रही है, संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से। ये देखिए ये रहा आपका संबंधवाचक सर्वनाम जो सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं ना। तो जब संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर आ गया और ये इसकी विशेषता भी बता रहा है तो हम इसके तुरंत पहले यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो बड़े भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वे नालंदा विहार में पढ़ाते हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम के तुरंत पहले यहाँ पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 2 भी देख लीजिए। 2 विद्यार्थी जो सड़क दुर्घटना में मारे गए वे पढ़ने में अच्छे थे। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम आ गया है, और जब संबंधवाचक सर्वनाम आएगा तो उसके तुरंत पहले हमको यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देना है। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करने का ये 8वां नियम भी आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो अल्प विराम के प्रयोग के मैंने आपको 8 नियम बताए हैं, ये 8 नियम आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आप इनको समझ गए ना तो आप जब वाक्य शुद्धि के प्रश्न करोगे ना तो आप इनके माध्यम से बहुत अच्छे से अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इतनी डिटेल में मुझे नहीं लगता कि किसी और ने यहाँ पर आपको पढ़ाया भी होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से बहुत मन लगाकर इनको यहाँ पर पढ़ाया है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर बाकी के अल्प विराम। तो आइए अब जानते हैं यहाँ पर अर्धविराम के बारे में। तो देखिए अर्धविराम चिन्ह के यहाँ पर देखिए परिभाषा और इसका अर्थ जान लीजिए। अर्धविराम का चिन्ह जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। बेसिकली ये कोमा का ही रूप होता है, यानी अल्प विराम ही होता है, बस इसके ऊपर ये बिंदी लग जाती है, ठीक है। ये आपका अर्धविराम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहराव होता है वहां पर अर्धविराम होता है। यानी यहाँ पर अल्प विराम से तो थोड़ा सा अधिक समय लगेगा, और पूर्ण विराम जो होता है हमारा उससे थोड़ा सा कम समय के लिए यहाँ पर वाक्य में ठहराव होता है। यानी कोई वाक्य हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं और उसमें ठहराव की जरूरत पड़ती है तो अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहराव जो होगा अर्धविराम चिन्ह का वहां पर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अर्धविराम चिन्ह ये होता है आपका। अब देखें यहाँ पर इसकी एक सामान्य सी परिभाषा और देखिए। सामान्यतः जब हमें एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ संबंध बताना होता है तो हमें वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। यानी जब हम किसी एक वाक्य या वाक्यांश को किसी दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ कोई संबंध उसका जोड़ना होता है तो उन दोनों वाक्यांश या वाक्यों के बीच में हमको अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इसके कुछ नियम देख लीजिए। अर्धविराम प्रयोग करने के कुछ नियम है, सिर्फ 2 ही नियम आपको बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो देखिए अर्धविराम के प्रयोग करने के कुछ नियम, जैसे कि यहाँ पर नियम नंबर 1, 2 या 2 से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए उनके बीच में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कोई 2 उपाधि दे दी गई, जैसे कि किसी को सरदार की उपाधि दे दी जाती है, या फिर किसी ने कोई डिग्री की हुई है, बीए, एमए, एमएलसी, ये ऐसी डिग्रियां जो होती है ना इनको उपाधि बोल जाते हैं। तो जब 2 उपाधि किसी वाक्य में लिखी जाती है तो उनके बीच में यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए। ये देखिए बीए, एमए और एलएलबी, ये 3 उपाधि इस वाक्य में लिखी गई है।
BA MA LLB। अब देखिए BA और MA इन दोनों के बीच में यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर MA और LLB, अब ये भी दो उपाधि है, इनके बीच में भी यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक उपाधि अगर किसी वाक्य में प्रयोग की गई है तो उनके बीच में यहाँ पर हमको अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करना है नियम नंबर 1 के अनुसार, ठीक है। अब नियम नंबर 2 भी देख लीजिए। नियम नंबर 2 क्या कहता है? अर्धविराम ऐसे उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं जिन्हें और के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। यानी कुछ ऐसे वाक्य या उपवाक्य होंगे जिनको आपस में हम और लगाकर नहीं जोड़ सकते, और जब और लगाकर वहां नहीं जोड़ सकते तो वहां पर हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी उदाहरण से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण 1, यह जूता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यह काटता है। अब देखिए यह जूता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यह काटता है, यहाँ पर आपको कमी महसूस हो रही होगी किसी शब्द की, तो यहाँ पर क्या हम और लगा देंगे? यह जूता ज्यादा दिन नहीं चलेगा और यह काटता है, तो यहाँ पर थोड़ा ओड सा फील नहीं हो रहा, कुछ अदर अलग से ही लग रहा है और लगाएंगे तो यहाँ पर इसको ओ के साथ नहीं जोड़ सकते, ये वाक्य अलग होगा और ये इसका उपवाक्य होगा, ठीक है। ये वाक्यांश है, ये अलग वाक्य है, ये अलग वाक्य है, इन दोनों अलग अलग वाक्यों को और के साथ हम यहाँ नहीं जोड़ सकते। तो जब हम इसको यहाँ पर नहीं जोड़ सकते तो हम यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्धविराम का प्रयोग हमने यहाँ पर कर दिया। यह जूता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यह काटता है। अब इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 देखिए। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे। यहाँ पर 3 उपवाक्य है, यानी कि ये वाक्य के ही अंश है। अब देखिए यहाँ पर 3 उपवाक्य है ये, ठीक है। अब इनको हमको आपस में जोड़ना है, तो हम इनको आपस में और के साथ तो जोड़ नहीं सकते भाई। कल रविवार है और छुट्टी है, क्या हम यहाँ ऐसे बोलेंगे? और कल रविवार है और लगाएंगे, कल रविवार है और छुट्टी है, तो और लगाने से तो कुछ अलग से ही लग रहा है ना, अजीब से ही। कल रविवार है और छुट्टी का दिन है ऐसे नहीं बोलेंगे, और घूमने चलेंगे ऐसे भी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर हम इनको और के साथ तो नहीं जोड़ सकते, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इसको पढ़ेंगे, देखिए कल रविवार है, छुट्टी का दिन भी है, घूमने चलेंगे। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, कल रविवार है, छुट्टी का दिन भी है, घूमने चलेंगे। अब इसको ऐसे बोलेंगे अर्धविराम लगाकर। तो उम्मीद है ये अर्धविराम भी आप समझ गए होंगे और इसके दोनों नियम भी आपकी समझ में आ गए होंगे।